3,36,000 करोड़ का लोन सिर्फ एक बिजनेस ग्रुप के ऊपर। ये अमाउंट इतना बड़ा है कि इससे आप पूरे बिहार का एनुअल बजट 2 बार कवर कर सकते हैं। और ये ग्रुप है अडानी। जो कि आज पूरे देश भर में छाया हुआ है। इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट किसका है? अडानी का। इंडिया में सबसे ज्यादा एयरपोर्ट कौन ऑपरेट कर रहा है? अडानी। सबसे बड़ा प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूसर कौन है? सीमेंट की 2 सबसे बड़ी कंपनीज किसकी हैं? फिर अडानी। आखिर एक ही आदमी और इतने सारे क्रिटिकल सेक्टर्स। क्या बस ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर सोची समझी प्लानिंग? और अगर कल के दिन ये सारा कारोबार डूब जाता है तो इसका बिल कौन भरेगा? तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अडानी की बिजनेस जर्नी कि आखिर वो कैसे पूरे देश भर में छाया हुआ है। दोस्तों, गौतम अडानी ने 1988 में कमोडिटी ट्रेडिंग से बहुत ही छोटे स्केल पर अपना बिजनेस अडानी एक्सपोर्ट्स स्टार्ट किया। उसके बाद वो 1990 से 2000 के बीच में धीरे धीरे पोर्ट्स के बिजनेस में उतरे। इस दौरान उनका सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप था मुद्रा पोर्ट का डेवलपमेंट, जो कि आगे चलकर इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट बन गया। यहाँ तक तो सब ठीक था, जैसे कि एक मेहनती बिजनेसमैन करता है। लेकिन 2014 के बाद कहानी एकदम बदल गई। कोल माइनिंग, थर्मल और सोलर पावर। 2019 में 6 एयरपोर्ट्स का एक साथ ऑपरेशन का कॉन्ट्रैक्ट मिलना, एसीसी और अंबुजा सीमेंट जैसी 2 बड़ी कंपनीज को खरीदना और रेन्यूएबल एनर्जी में बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट, ये सब कुछ बहुत ही तेज रफ्तार से हुआ। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि 2014 में अडानी की नेटवर्थ रफली $5 बिलियन थी, जो कि 2022 आते आते $100 बिलियन से ज्यादा हो गई। और कुछ ही महीनों बाद गौतम अडानी दुनिया के टॉप 3 अमीर लोगों में शामिल हो गए, एलोन मस्क और जेफ बेजोस के। ये नंबर खुद बता देता है कि ग्रोथ का पेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। नॉर्मल ऑर्गेनिक बिजनेस ग्रोथ में इतनी जल्दी ऐसा होना रेयर है। लेकिन हाँ, ये ग्रोथ खुद में इलीगल नहीं है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में ऐसी स्पीड पॉसिबल है अगर कॉन्ट्रैक्ट्स और फाइनेंसिंग सही मिले और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स टाइम पर एग्जीक्यूट हो जाए तो। लेकिन जो सवाल क्रिटिक्स ने उठाए हैं वो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। उनका कहना है कि ये प्रोजेक्ट्स इतनी कंसिस्टेंटली अडानी को ही कैसे मिलते गए और इतनी भारी फाइनेंसिंग आई कहां से। देखो, हम ऐसा नहीं कह रहे कि ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस कैपिटल इंटेंसिव होता है, इसलिए बोरोइंग तो नॉर्मल है। लेकिन अडानी ने जो इतनी जल्दी अपना डेट बढ़ाया है, उसने लोगों को सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया है। पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए हैवी बोरोइंग हुई, जिसमें इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक और एलआईसी का भी सिग्निफिकेंट एक्सपोजर रहा। और इसी बात पर क्रिटिक्स ने पार्लियामेंट में बार बार सवाल उठाते हुए कहा कि एलआईसी तो करोड़ों भारतीयों का पैसा हैंडल करती है और उसने अपना इतना बड़ा हिस्सा अडानी को दिया है। तो अगर कल के दिन अडानी डिफॉल्ट करता है तो सिर्फ अडानी का नुकसान नहीं होगा, बल्कि एलआईसी का पूरा फंड हिलेगा और इसका सीधा असर पॉलिसी होल्डर्स तक पहुंचेगा। अडानी पर टोटल 3,36,000 का लोन है, जिसमें से उसके पास 57,157 कैश है, यानी लोन का 17%। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि अब इंडियन बैंक्स का इस लोन में हिस्सा लगभग 50% हो गया है, जो कि 2024 में काफी कम था। और दूसरी तरफ अडानी ग्रुप का कहना है कि उनका डेट टू इक्विटी रेशियो नॉर्मल है और उन्हें इंटरनेशनल एजेंसी से बहुत अच्छी क्रेडिट रेटिंग मिली है। जनवरी 2023 में अमेरिका की एक कंपनी हिडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया कि अडानी ग्रुप बहुत ही सालों से स्टॉक प्राइस के साथ छेड़खानी कर रहा है और वो ऑफशोर कंपनीज बनाकर अकाउंटिंग में गड़बड़ कर रहा है। ये रिपोर्ट एक ऐसे टाइम पर आई जब अडानी अपने शेयर्स बेचकर 20,000 करोड़ जमा करने वाला था। इस रिपोर्ट के आने के बाद स्टॉक इतने ज्यादा नीचे गिरे कि उन्हें अपना पूरा प्लान कैंसिल करना पड़ा। लेकिन अडानी ने उन पर लगे सारे इल्जामों को डिनाई करते हुए इसे इंडिया पर अटैक बताया।
और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने SEBI से इस पूरे मामले की जांच करवाई। इस जांच के चलते जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SEBI का काम ठीक चल रहा है और उन्हें दूसरी एजेंसीज की जरूरत अभी नहीं है। फिर फाइनली सितंबर 2025 में SEBI ने अपनी फाइनल रिपोर्ट पेश की, जिसमें अडानी पर लगे 2 बड़े एलिगेशंस गलत साबित हुए। मतलब उन चार्जेस पर अडानी को क्लीन चिट मिल गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया और अडानी पर लगे सारे इल्जाम गलत साबित हुए, क्योंकि अभी भी कुछ केस चल रहे हैं और नए इन्वेस्टिगेशंस भी आते रहते हैं, जिसको अडानी डिनाई करते रहता है। अब तक हमने देखा स्टॉक्स, लोन और कोर्ट रूम की कहानियां, लेकिन अब आपको लेकर चलते हैं उन गांवों और उन जंगलों में जहां के लोगों का कहना है कि उनकी जिंदगी भर की कमाई, उनकी जमीन उनके आंखों के सामने छीनी जा रही है। क्योंकि एक तरफ है शहर के बड़े बड़े पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स और दूसरी तरफ है वो गांव और वो जंगल जहां से ये पूरा एम्पायर कच्चा माल लेता है। हसदेव फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ भारत के सबसे बड़े जंगल एरियाज में से एक, जहां के आदिवासी लोग अपने पूर्वजों की जमीन बचाने के लिए अडानी के कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स के खिलाफ खड़े हैं, क्योंकि वहां एक माइन ऑलरेडी चल रही है और वहां के लोगों को डर है कि ऐसे करते करते एक दिन पूरा जंगल खत्म हो जाएगा। गोवा में मोलेम नेशनल पार्क से होकर कोल प्रोजेक्ट्स प्रपोज्ड है, एक फेमस टूरिस्ट जगह होने के बावजूद भी लोकल्स को अपने जंगल, टूरिज्म और कोल डस्ट से अपनी सेहत पर असर होने की चिंता है। विजिंजम पोर्ट केरला, एक कांग्रेस लीडर ने अभी रिसेंटली आरोप लगाते हुए कहा कि अडानी अपने 49% स्टेक बिना केरला गवर्नमेंट को बताए किसी फॉरेन कंपनी को बेच रहा है। ये अभी एक पॉलिटिकल एलिगेशन है, अप्रूवल अभी भी बाकी है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी अडानी के कारमाइकल कोल माइन को दुनिया भर में सबसे ज्यादा अपोजिशन मिला है। लोगों ने सालों तक इसके लिए प्रोटेस्ट किए हैं। एलिगेशंस पर कंपनी का हमेशा से ये कहना रहा है कि जो जमीन उन्होंने ली वो खाली थी और सब काम लीगल तरीके से हुआ। लेकिन लोकल्स और एक्टिविस्ट का इस पर एक्सपीरियंस कुछ और कहानी बताता है। तो दोनों साइड का सच समझना जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ बिजनेस का नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी का सवाल है। इसके अलावा एक एलिगेशन ऐसा भी है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे, वो है NDTV टेक ओवर 2022। अडानी ने NDTV, एक जाना माना न्यूज चैनल का 29% स्टेक बिना किसी डिस्कशन और कंसेंट के एक्वायर कर लिया था। खुद चैनल ने इसे हॉस्टाइल टेक ओवर बताया, जिससे मीडिया कैप्चर जैसे एलिगेशंस भी उठे। इस एलिगेशन से ये तो साफ समझ में आता है कि अब अडानी भारत के मीडिया पर भी अपना कंट्रोल बढ़ा रहा है। अब तक हमने कोर्ट, लोन, जमीनी विवाद, अडानी पर लगे सारे एलिगेशंस, ये सब कुछ देख लिया और अब आते हैं असली सवाल पर कि क्या सच में अडानी इंडिया का ट्रेड कंट्रोल करता है या फिर नहीं। तो चलिए नंबर से पता लगाते हैं। अडानी ग्रुप की टोटल वैल्यू है 19.75 लाख करोड़ और उसकी टोटल कमाई है 2.92 लाख करोड़। अडानी के पोर्ट से इंडिया का 27% सारा कार्गो और 45.5% कंटेनर कार्गो गुजरता है। उनके एयरपोर्ट से 23% पैसेंजर्स और 27% एयर कार्गो गुजरता है। सीमेंट में भी वो नंबर 2 पर है और पावर्स में भी उनके बड़े प्लान्स हैं। अब ये सब कंट्रोल जैसा क्यों लगता है? तो इसके 3 सिंपल रीजंस हैं। पहला, ये सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहां नेचुरली कम लोग compete कर पाते हैं, इसलिए एक ही कंपनी का इतना बड़ा हिस्सा होना अनयूजुअल है। दूसरा, ये सारा एम्पायर लोन लेकर कंपनी खरीदने से बना है, ना कि धीरे धीरे खुद से बढ़ने से। और तीसरा, जब एक ही कंपनी आपकी ऐसी चीजों पर कंट्रोल करती है जो कि आपकी रोज की जिंदगी से जुड़ी हो, तो लोगों को लगता है कि कंट्रोल बढ़ रहा है, चाहे वो लीगली सही ही क्यों ना हो। दोस्तों, एक तरफ है चमकते पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स, तो दूसरी तरफ है वो गांव जिनकी जमीनें चली गई और वो कोर्ट केसेस जिनका फैसला अभी भी बाकी है। तो हम सिर्फ आपको फैक्ट दे सकते हैं, जजमेंट नहीं।
अब फैसला आपका है कि क्या ये सच में इंडिया का ग्रोथ इंजन है या फिर कुछ और। अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।